हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो दोस्तों, हम देख रहे थे प्रश्नोत्तर के माध्यम से वर्णमाला। तो वर्णमाला के हमने अपने 13 प्रश्न कर लिए थे। आज उस आगे की सीरीज को हम बढ़ाते हुए 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा प्रयास है दोस्तों कि प्रश्न के माध्यम से चैप्टर को समाप्त कराएं और इसी तरीके से पूरी हिंदी को हम कवर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है अघोष, ऑप्शन सी है अल्पविराम या ऑप्शन डी है महाविराम। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सभी स्वर दीर्घ होते हैं, क्या ये सही है? क्या सभी स्वर अघोष होते हैं? ये सभी स्वर अल्पविराम में आते हैं? ये सभी स्वर महाविराम में आते हैं? तो देखिए, दीर्घ की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हम स्वर का जो विभाजन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ में तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी स्वर दीर्घ ही नहीं होते बल्कि ह्रस्व भी होते हैं, अर्थात लघु भी होते हैं। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है अघोष। तो देखिए, अघोष में नहीं आते हैं, सारे के सारे स्वर किस में आते हैं? घोष में आते हैं, यानी सघोष में आते हैं। देखिए, घोष को ही दोस्तों सघोष भी कहते हैं। घोष कह दो या सघोष कह दो। ये घोष और सघोष क्या होता है? तो देखिए, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा स्वर यंत्र है दोस्तों, तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न हो उनको घोष या सघोष कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न न हो उन्हें अघोष कहते हैं। तो सारे स्वर जो होते हैं हमारे सघोष में होते हैं दोस्तों, सभी स्वर। तो ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं कि सभी स्वर सघोष होते हैं। ऑप्शन में अघोष है। अघोष में क्या होता? तो देखिए, अघोष में दोस्तों जो हमारे क ख ग घ ये वर्ग होते हैं, इन सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण होता है। किस तरीके से दोस्तों? देखिए, अगर वर्ग की बात आए, जैसे क वर्ग, तो हम इस तरीके से लिखते हैं क ख ग घ और अण। ये तो हो गया दोस्तों वर्ग। कौन सा वर्ग? क वर्ग। ऐसे ही देखिए, अगर हम च वर्ग लिखें, च छ ज झ और अइया। ठीक। ऐसे ही देखिए, ट वर्ग लिखें, ट ठ ड ढ और अण। त त वर्ग लिखें, त ठ ड ढ और न। पावर पावर्ग लिखें दोस्तों, प फ ब भ और म। ये हमारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि देखिए, पांच ही ऐसे, तो इस प्रकार से ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन। तो देखिए, कई चीजें यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर मातक होते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं दोस्तों, इस कारण इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगर वर्ग पूछे तो देखिए, क ख ग घ छ छ ज झ। अगर कहे कि क वर्ग का प्रथम वर्ण, तो ये आता है दोस्तों प्रथम। और क वर्ग का द्वितीय, तो ये दो आता है, और ये तीसरा वर्ण, और ये चौथा वर्ण, और ये पांचवा वर्ण। इस प्रकार से देखिए, च का भी ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा। बताने का मतलब ये है दोस्तों मेरा यहाँ पर, जैसे अगर आपको घोष और अघोष याद रखने हैं, तो अघोष आ से है, अघोष आ से याद रखेंगे दोस्तों आगे वाले। आगे वाले। कौन से आगे वाले? तो पहले और दूसरे याद रख लो। आगे वाले जो पहले और दूसरे आगे वाले हैं, इनको याद रख लो। आघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और साथ ही साथ इसमें स याद रख लेंगे। याद रखने का तरीका यह है, अघोष को याद रखो 12 सा से। इस सा का मतलब है तीनों शाह। कौन कौन से शाह हैं? तो शाह, सा और सा। बस अघोष में दोस्तों यही चीज हमें याद रखनी है, 12 सा। यानी ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों श आते हैं अघोष में, और कुछ नहीं आता है। सघोष की बात करें तो सघोष में दोस्तों ये जो बचे हैं तीनों, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सघोष में हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों अंतस्थ अंतस्थ आते हैं। और देखिए, एक हा बचा है इनमें से, तो हा आ जाएगा हमारा। और सभी स्वर इसमें आते हैं। किसमें? सघोष की हम बात कर रहे हैं, सभी स्वर।
तो सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा और अंतस्थ व्यंजन आएंगे और हा आ जाएगा, क्योंकि तीनों शा तो उसमें पहुंच गए, तो उसमें में हा बचा, हा जाएगा और सभी स्वर आएंगे। ठीक, इसी से अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण समझते हैं दोस्तों। अल्पप्राण की बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का जब बात की जाए, प्रत्येक वर्ग यानी क च ट त प, यानी प्रत्येक वर्ग का दोस्तों अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अल्पप्राण में यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अंतस्थ इसी में आते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन आते हैं इसमें। और इसमें दोस्तों स्वर आते हैं, स्वर। और स्वर में दोस्तों इसमें तो देखिए, जो हमारा घोष है यानी सघोष, उसमें सभी स्वर आते हैं, लेकिन इसमें स्वर में अनुस्वार अनुस्वार आता है, अनुस्वार और विसर्ग और सभी स्वर। अल्पविराम में दोस्तों याद रखेंगे विसर्ग नहीं आता है। ठीक, लेकिन सारे के सारे स्वर इसमें आते हैं, सिर्फ विसर्ग को छोड़कर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण। तो महाप्राण में कौन होते हैं, तो महाप्राण में देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण इसमें आते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए एक विसर्ग हमारा बचा है, विसर्ग आ जाएगा और ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, आपको मालूम है दोस्तों कौन कौन से, तो श, सा, स और ह, ये होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी जो मुख से हवा निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग को रगड़ते हुए बाहर निकलती है, और जब रगड़ खाकर बाहर निकलती है तो वह गर्म हो जाती है, जिस कारण इनको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, शा, सा, हा। और इसी कारण दोस्तों जैसे रगड़ खाकर जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, तो ऊष्म संघर्षी कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो शा, सा, हा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आएगा हमारा, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है। तो ये तो कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है दोस्तों, ए, ये है देखिए विजातीय। विजातीय किस प्रकार से है, क्योंकि देखिए कल मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर, दोबारा बता देता हूँ आपको, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमने दो प्रकार से बांटे थे दोस्तों, एक बात था मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर में दोस्तों देखिए आ, ई, उ और री, जो हमारे हिरस्व स्वर हैं उन्हीं को हमने मूल स्वर में रखा, तो इन्हें मूल स्वर, हिरस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी लघु स्वर के नाम से। ठीक, बाकी जितने बचे हैं देखिए ये चार आ गए, सात हमारे जो बचे, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे आते हैं दोस्तों संधि स्वर में। इन संधि स्वर को याद रखेंगे दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये मूल स्वर को हिरस्व या लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, तो संधि स्वर को दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनको भी बांट कर देखें दोस्तों, तो ये देखिए दो भागों में हम इनको बांट कर देखते हैं, जो संधि स्वर है। एक जो जो बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ है दोस्तों, इसको हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, क्यों कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि देखिए मूल स्वर के संयोजन से बने हैं, यानी मूल स्वर के आपस में मिलने से। जैसे हम अगर आ को उठाएं दोस्तों, तो आ जमा आ, ये बनता है दोस्तों दीर्घ आ। ठीक, ऐसे ही देखिए ई जमा ई बनेगी दीर्घ ई, ऐसे ही उ जमा उ बनेगा दीर्घ उ। देखिए री की भी अगर बात करें दोस्तों, तो री जमा री बनती है दोस्तों, इसमें दो घुंडी बन जाएंगी यहाँ से दीर्घ री में। देखिए चूंकि दीर्घ री का हिंदी में कहीं भी प्रयोग नहीं होता, इस कारण हम जो मूल दीर्घ स्वर में तीन ही देख पाते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसका प्रयोग दोस्तों संस्कृत में, ये संस्कृत का है, तो इसमें हम यहाँ पर नहीं देखते इसको। ठीक, तो इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो मूल दीर्घ स्वर में सिर्फ तीन ही है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ।
यानी अगर देखिए इसको देखा जाए तो ये समान वर्ड से बन रहे हैं, आ और आ से मिलकर बना है दीर्घ आ। यानी एक ही जात के से कह दो या समान वर्ड से कह दो, तो इनको दोस्तों सजातीय भी बोलते हैं। सजातीय, ठीक। सजातीय वर्ण, इनकी अगर बात करें दोस्तों, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर बनते कैसे हैं? तो देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए बनेगा दोस्तों आ प्लस ई से। क्योंकि अगर ये अलग अलग जात के से बनते हैं, इस कारण इनको विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक। तो निम्नलिखित में से सजातीय स्वर इसमें पूछा है। तो जो हमारे देखिए मूल दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, यही सजातीय स्वर हैं। तो सजातीय स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो बच्चे ए, औ, औ, ये कैसे हैं? तो ये संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर है। सही है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहलाएगा ये। विजातीय स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और अ स्वर हैं, कौन से हैं? तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठे। तो जो आ और आहा है दोस्तों, ये है कंठे। किस प्रकार से बता दिया मैंने इतनी जल्दी? देखिए आप भी बताइए। कल मैंने आपको एक सूत्र बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने याद कर लिया होगा वो, इचु या श। तो इचु यशा नाम वाले हमने, इचु यशा नाम वाले किस में रखे थे? तालव्य में, तालव्य वर्ग में। ई का यहाँ पर मैंने आपको मतलब बताया था, ई और दीर्घ ई दोनों है। चा पे चूंकि ऊ की मात्रा है, देखिए चा पे, तो इसका मतलब है कि चा वर्ग। चा वर्ग का क्या मतलब है? यानी पूरा वर्ग। च, छ, जा, झा और आवा, ठीक। ये पूरा वर्ग है और इसमें या है दोस्तों और शाह है। तो ये सारे के सारे क्या है? तालव्य है, ठीक। तो ये कल आपको बताया था कि आपको कहा भी था मैंने, याद कर लेना। आज हम दूसरा सूत्र याद करते हैं, कंठ वाला। आ और आ स्वर हैं, तो ये कंठ मैंने क्यों बता दिया? क्योंकि ये सूत्र के माध्यम से मेरा रटा हुआ था। तो देखिए इसमें जो आता है दोस्तों, आ, कु, हा, विसर्ग, ये याद रख लेंगे बस। आकुहा विसर्ग। आकुहा विसर्ग नाम वाले किस में आएंगे? कंठे में आएंगे। कंठे। आ का मतलब जैसे यहाँ पर ई का मतलब दोनों है, ऐसे ही आ का मतलब यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों है। का पे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है दोस्तों का वर्ग। का वर्ग में वही क, ख, ग, घ और अण, ठीक। हा इसमें आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए आकू हा, तो हा है इसमें। और विसर्ग का मतलब है ये वाला विसर्ग हमारा इसमें आता है कंठे में। तो आ और आ किस में हो गए? कंठे में हो गए, ठीक। तो तालव्य का याद हो गया और आपके ताल कंठे वाला याद हो गया। ऐसे ही कोई और आएगा वो पूरा आपको याद, एक एक करके याद करेंगे, ठीक। ज्यादा एकदम से बोझ नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारे दो सूत्र याद हो गए। दो सूत्र के माध्यम से हमने इतने वर्णों को कवर कर लिया है, तो कौन से कंठे हैं और कौन से स्वर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और ऐ स्वर हैं। देखिए अभी मैंने आपको तालव्य और कंठ का बता दिया, तो ये प्रश्न भी मैं इसी तरीके से रखता चल रहा हूँ कि आपको जो पिछले तरीके से, यानी एक बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर और अंत तक हम पढ़ने वाले हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से ही पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला हमारा, ठीक। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से ए और ए हमें बताने हैं। तो मैंने अभी आपको ए बताया था, जब अभी आपको संयुक्त स्वर बतला रहा था कि ए जो बना है दोस्तों, ए बना है अ जमा ई से। अब आप ये बताएं, आ को मैंने अभी क्या बताया था? तो आ को बताया था कंठ वर्ग का, कंठ का, ठीक। और ई को तालव्य का, दोनों बता चुका हूं। और अब ये नया प्रश्न मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, यानी इनके मिलाने से भी बनता है। तो ए को हम जब देखा हमने इसका वर्ण विच्छेद करके, तो आ जमा ई से बना है। तो आ है कंठे और ई है तालव्य। तो ये देखिए कंठ ओष्ठ, क्या कंठ और ओष्ठ से बने? नहीं। दंत ओष्ठ, क्या दंत प्लस ओष्ठ से बने हैं? नहीं। कंठ तालव्य यानी कंठ प्लस तालव्य से बने हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए कंठ और तालव्य से ही बने हैं ये। इस प्रकार हमारा 17 का सी सही हो जाएगा, ठीक।
और ये भी गलत है, ओष्ठे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट होगा, सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है। तो देखिए ए, ओ और ओ, ये क्या है, विजातीय स्वर हैं, यानी कि संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर अभी पीछे बताए हैं दोस्तों। और ये जो है सजातीय स्वर है, क्योंकि समान जात से बना है, उ जमा ऊ से बना है, इस कारण ये क्या है, सजातीय स्वर है। तो सजातीय स्वर में हमें सिर्फ तीन स्वर याद रखने हैं, कौन कौन से। एक तो देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। जो हमारे देखिए मूल दीर्घ स्वर है दोस्तों, वही सजातीय स्वर है, ठीक। इसको सैवड़ भी बोला जाता है, यानी समान वर्ण से बने हुए। तो 18 का डी यहाँ पर हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी मूल दीर्घ स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर है, ये मूल दीर्घ स्वर है। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। ये क्या है, संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है। उर्दू, हृदय, वर्षा या प्रशांत। तो देखिए अगर आप ऐसे ही पहचान लें कि किस में, जैसे इसमें बी में हमारे में री का प्रयोग हुआ है, अगर ऐसे पहचान में नहीं आ रहा आपको कि इसमें, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे यहाँ पर। किस तरीके से करेंगे वर्ण विच्छेद, जैसा अगर मान लो हम उर्दू का कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, स्वर है दोस्तों। तो स्वर हमने ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद जो है दोस्तों रा है। रा, ये कैसे पता चलेगा कि रा है पहले या दा है। तो देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले सारे के मैं करके दिखा दूं आपको। फिर इसके बाद देखिए दा है। ये जो द है दोस्तों, ये इसका वास्तविक रूप है, जिसके नीचे ये हल लगा हुआ है, ये वास्तविक रूप है दोस्तों इसका। तो इसका उच्चारण संभव नहीं होता है। आप जानते हैं व्यंजन को उच्चारण देने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसको जो स्वर सहायता दे रहा वो है देखिए दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ, सही है। तो इसमें तो देखिए री कहीं भी नहीं है, ठीक। तो देखिए जो ऊपर रा की मात्रा ऊपर होती है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों रा का रेफ रूप। रा का रेफ रूप। तो जो रेफ रूप वाली मात्रा होती है दोस्तों, वो पहले आती है, वर्ड से पहले, ठीक। उर्दू पढ़ेंगे भी, देखिए उर्दू, उर्दू। तो देखिए हिंदी एक बड़ी अच्छी भाषा है दोस्तों। और इसकी जो लिपि कहलाती है वो कहलाती है देवनागरी लिपि। जो ये हम लिख रहे हैं, ये जो अक्षर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि। और जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, ये वैज्ञानिक लिपि कहलाती है। वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक का मतलब है दोस्तों, इसमें हर चीज सिद्ध होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा हुआ होता है वही बोला जाता है इसमें। तो ये वैज्ञानिक लिपि है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है। तो देखिए पढ़ो इसको, उर्दू। तो रा पहले पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैंने देखिए ऊ के बाद रा यहाँ पर लगाया। इसका देखिए अगर वर्ण विच्छेद करें दोस्तों, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा देखिए हा, और हा के नीचे देखिए हल, क्योंकि इसका वास्तविक रूप जो है व्यंजन का हल लगा वाला ही होता है। इसके बाद इसको सहायता कौन सा स्वर दे रहा, तो सहायता दे रहा दोस्तों इसको री। री, ये जो है री है, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए दा है, और दा को सहायता दे रहा है दोस्तों आ। और फिर या, और या को सहायता दे रहा है दोस्तों आ। तो इस प्रकार से हमने इसका संधि विच्छेद कर लिया। अच्छा ये वाला तो हमने ऊपर कर ही लिया है, रा का रेफ रूप वाला। इसमें बताइए कि रा पूरा है कि पा पूरा है। तो इसमें देखिए जब इस तरह से रा नीचे होता है दोस्तों, इसको रा का पदेन रूप बोलते हैं। रा का पदेन रूप। इसमें जो रा का जो रूप है पदेन रूप दोस्तों, इसमें रा का जो है ये पूरा रा होता है, और इसमें आधा रा होता है। देखिए यहाँ पर जो है रा को कोई सा भी स्वर सहायता नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये आधा रूप कहलाता है। और यहाँ पर जो जो नीचे पदेन रूप वाले में होता है, ये रा जो होता है दोस्तों, ये पूरा होता है। तो इसमें देखिए पा आधा है। फिर इसके पा को देखिए कोई सा भी जो है स्वर सहायता नहीं दे रहा, वो आधा ही है। और रा इसके बाद
और रा को सहायता दे रहा है आ। इस प्रकार से ये बना प्रय। सही है, प्रय। अब देखिए पढ़ के देखिए प्रय, तो रा आ ऐसी आपको आवाज आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, प्रय। ठीक है। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है, जैसा बोला जाएगा वैसा ही इसमें लिखा जाएगा। वैज्ञानिक देखिए सही है, इसकी जो वर्तनी है ये बना है विज्ञान प्लस इक से। विज्ञान प्लस इक से बना। इक प्रत्यय जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इसका पूरा नियम बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। जब इक प्रत्यय जुड़ता है ना तो पहला वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ कर देता है, और जो लास्ट में स्वर होता है उसको हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके दिखाया, तो अगर मैं ना और इसको पूरा खोल के देखूं तो यहाँ पर आ स्वर है ना को सहायता देने के लिए, तो ये इसको खत्म कर देगा और यहाँ को दीर्घ बना देगा। और दीर्घ ही में कौन सा, तो देखिए ये चार हाथ, जब मैं इसको एक का नियम बताऊंगा तो इसमें देखिए मैं एक परिवार में चार सदस्य रखूंगा, ई और दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए। तो इस परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है ये, तो एक प्रत्यय जोड़ते हुए ये वाला सदस्य जोड़ा जाता है। ये बात याद रखेंगे, इस परिवार से बड़ा वाला सदस्य बाहर निकलता है। एक तरह से ये समझ लो कि जो इक प्रत्यय है वो विज्ञान पर प्रहार करने के लिए आता है, और प्रहार जैसे ही इस पर करता है तो लास्ट वाले आ को ये समाप्त कर देता है। जब लास्ट वाले आ को ये समाप्त कर देता है, मार डालता है, एक तरह से इसको किल कर देता है, तो ये बात स्वयं इसके पहले वाले स्वर को पता चल जाती है। और ये स्वर अपने परिवार में यहाँ पर रोते हुए जाता है, और इसके रोते हुए हाल को देखकर बड़ा भाई आ जाता है, छोटे भाई को अपने अंदर छुपा लेता है। यहाँ पर देखिए ई छोटी की मात्रा है, इसको कहेगा तू अंदर जा और मैं देखता हूँ इसको। और इस प्रकार से ये बड़ा वाला इस परिवार में, ये चार इस परिवार में हम रखेंगे। जब मैं एक पर इतना पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से ये बड़ा भाई यहाँ पर इसकी दशा देखकर आ, तो जब तक ये खत्म कर देता है और स्वयं आ जाता है। अब ई तो इसने घर में भेज दिया, खुद आ गया दोस्तों ये। बीच वाले तो देखिए, बीच वाले हमेशा बच जाते हैं, जब कोई भी आफत आती है तो जो किनारे वाले होते हैं उन पर ही जब तक मार पड़ती है, तो बीच वाले तो आराम से बच जाते हैं। तो ये बीच वाला हम ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर खाली न बचा, आ तो इसका खत्म हो गया, इस पर हलंत है एक तरह से, तो इसको सहायता देगी ई, तो ई की सहायता देगी तो इसकी मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। ये बन जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक। तो विज्ञान प्लस इक्स से इस प्रकार से बना है वैज्ञानिक। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा समाज, ये वर्ड सही होता है। स पे देखिए छोटा अ की मात्रा है, और जबकि जब इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो सामाजिक बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ। तो कहीं आप ये ना कहें कि देखिए सामाजिक, समाज सही है तो सामाजिक कैसे सही हो गया, कि सा पे दीर्घ आ है। तो इसी प्रकार से होता है, जो पहला वाला स्वर होता है वो दीर्घ रूप ले लेता है अपना। तो समाज ये भी सही है और सामाजिक, ये दोनों वर्तनी सही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूछा था प्रश्न में कि री का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम इसका वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे। सही है, वर्णों को अलग अलग करके देख लेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के हमने 30 प्रश्न देख लिए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रश्न बचे हैं मैं उनको कल करा दूंगा आपको। और देखिए कुछ लगता है आपको कि हमारा वर्णमाला में से ये टॉपिक रह रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, उससे भी हम प्रश्न रखने वाले हैं। ठीक, तो हर चैप्टर को हम प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी की तैयारी करने वाले जितने भी आपके साथी हैं उन सभी को बताएं हमारी वीडियो के बारे में, ग्लोबल परीक्षा के बारे में, कि हम के हर एक प्रश्न पर कैसे चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।